नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन इससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पारादीप तेल रिफाइनरी में आज से शुरू होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री करेंगे देश को समर्पित। 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार। गुजरात में जमीन आवंटन पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। कहा, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सभी आवंटन की हो एसआईटी जांच। मुख्यमंत्री की बेटी ने कहा, कंपनी से रिश्ता नहीं। पंजाब और हरियाणा में स्वाइन फ्लू का कहर। 4 दिन में 11 मौतें। अब तक 28 लोग गंवा चुके हैं जान। अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी के बावजूद उत्तर कोरिया ने किया रॉकेट का प्रक्षेपण। अमेरिका ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक आज। और दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का दबदबा। 14 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर। 4 स्वर्ण के साथ दूसरे नंबर पर श्रीलंका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर हैं, जहां वो आज पारादीप में आईओसीएल की तेल रिफाइनरी देश को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से इस रिफाइनरी को तैयार किया गया है। राजधानी भुवनेश्वर से करीब 100 किलोमीटर दूर पारादीप में ये रिफाइनरी करीब 15 साल में बनकर तैयार हुई है। प्रधानमंत्री का पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। पुरी के मंदिर में वो पहली बार दर्शन करने जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो दूसरी बार राज्य के दौरे पर आए हैं। इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2015 में राज्य का दौरा किया था और राउरकेला स्टील प्लांट के नए और बड़े यूनिट को देश को समर्पित किया था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्यों ने केंद्र सरकार से सामाजिक योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने की मांग की है। आम बजट पर चर्चा के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में ये मांग रखी गई। केंद्र ने राज्यों को ढांचागत परियोजनाओं पर ज्यादा निवेश करने की सलाह दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को आम बजट पर चर्चा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने सर्व शिक्षा और समेकित बाल विकास जैसी सामाजिक योजनाओं के लिए ज्यादा बजट मांगा, तो वहीं बिहार और दूसरे पिछड़े राज्यों ने 7वें वेतन आयोग के बाद बढ़े खर्च को पूरा करने की मांग की। তারপরে অনেক রাজ্যরা এই কনসার্নটা রেজ করেছে, কারণ তাদেরও তো একই অবস্থা, যে একদিকে তারা পেল, অন্যদিকে এটা তো রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের জন্য এগুলো কাটা যায় না, বাড়ানো যায়। हमने कहा कि अगर आप इसमें असिस्टेंस दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो हम पर जो भार पड़ेगा उसकी कुछ भरपाई आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। लगातार 2 साल से पड़ रहे सूखे पर भी राज्यों ने चिंता जाहिर की। सभी राज्यों ने खेती में निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कोशिशों पर जोर दिया। एक सुझाव प्राय अधिकतर राज्यों का ये आया है कि कृषि क्षेत्र की विशेष रूप से चिंता राज्यों को भी है, केंद्र को भी है, और इसलिए उस क्षेत्र में उठाव आए, इसका एक प्रयास करना चाहिए। वहीं केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन के लिए ज्यादा खर्च करें। 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद राज्यों के साधन काफी बड़े हैं, और हम लोग भी केंद्र से अब अपेक्षा करते हैं कि अत्यधिक साधन इंफ्रास्ट्रक्चर में और गरीबी उन्मूलन की जितनी योजनाएं हैं उसमें राज्य उसको व्यय करें। इस बार आम बजट 29 फरवरी को पेश होगा। वहीं 26 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में रखा जाएगा। बजट से पहले हर बार राज्यों के वित्त मंत्रियों से केंद्रीय वित्त मंत्री मुलाकात करते हैं और उनसे सुझाव लेते हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सभी जमीन आवंटनों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि गुजरात में सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव पर उद्योगपतियों को दी गई। उधर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है।
आम आदमी पार्टी ने शनिवार को अहमदाबाद में जमीन आवंटन में कथित गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में कांग्रेस ने पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग दोहराई। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस मामले को बजट सत्र में उठाया जाएगा और प्रधानमंत्री से जवाब भी मांगा जाएगा। We want the probe to cover all the allotments, allocations and grant of public lands, forest lands and the change of land use during the time when Anandiben Patel was the revenue minister and Shri Narendra Modi ji was the chief minister of Gujarat. कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि साल 2010 में गिर सेंचुरी के पास वाइल्ड वुड्स रिसोर्ट्स एंड रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड यानी WWR को 250 एकड़ जमीन दी गई थी। बाद में WWR ने ये जमीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल से जुड़ी कंपनी को बेच दी। अनार पटेल ने शनिवार को फेसबुक पोस्ट में इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों का नाम लिया जा रहा है उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। इस मामले में बीजेपी पूरी तरह मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। जो भी जमीन का अलॉटमेंट हुआ है वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुआ है, तो बेसलेस एलिगेशन लगाना और हिट एंड रन की पॉलिसी पर कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो खुद करप्शन में फंसे हुए हैं। किस तरह से अपने करप्शन से बचा जाए, ध्यान कैसे बांटा जाए, उसकी प्रक्रिया के तहत इस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा भी मांगा है। पार्टी ने अनार पटेल से जुड़े कथित जमीन सौदों की एसआईटी जांच की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से अंतागढ़ उपचुनाव फिक्सिंग मामले में जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति ने जोगी को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कुछ दिनों पहले इसी मामले में उनके बेटे अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी हाईकमान से अजीत जोगी के निष्कासन की भी सिफारिश की थी। और आंध्र प्रदेश में पूर्व मंत्री और कापू नेता मुद्रागडा पद्मनाभम ने जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू तक 2 प्रमुख मांगों के बारे में संदेश भेजा गया था। इसमें कापू आरक्षण मुद्दे का समाधान लगभग 3 महीने के भीतर करने और समुदाय के कल्याण के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए देना शामिल था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। मुद्रागडा पद्मनाभम 3 दिन से पूर्वी गोदावरी जिले में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मांग के समर्थन में कुछ दिन पहले उनका आंदोलन हिंसक हो गया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कल शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट और भूमाता ब्रिगेड के सदस्यों के बीच बैठक हुई। भूमाता ब्रिगेड मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन कर रही हैं। ये बैठक अहमदनगर जिला प्रशासन ने बुलाई थी। भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होगी। सीएम जो डिसीजन लेंगे वो ट्रस्टियों को भी मान्य होगा और हमें भी मान्य होगा और महिलाओं को तुरंत प्रवेश खुला करेंगे सीएम, यह हमें ठाम विश्वास है, क्योंकि हमारे जो भूमिका की जो सहमति थी वो सीएम ने हमें सपोर्ट किया था। दिल्ली में छात्र दिव्यांश की मौत के मामले में एसडीएम की रिपोर्ट में बच्चे की मौत के लिए प्रिंसिपल से लेकर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके बाद पुलिस ने रियान स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजा है। दिल्ली सरकार ने भी छात्र की मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई है। दिल्ली के वसंत कुंज के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 6 साल के दिव्यांश की मौत पर एसडीएम की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट ने स्कूल प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहा। बच्चे को छुट्टी के दिन बुलाने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। क्लास टीचर को क्यों नहीं पता था कि बच्चा कहाँ गया? स्कूल ने कार्रवाई करने में देर की। रिपोर्ट में बच्चे को लुभा कर ले जाने से भी इनकार नहीं किया गया है। जब ये भी पता लगा स्कूल को कि किड वहाँ पर बच्चा वाटर टैंक के अंदर है, उसकी बॉडी वहाँ पर है, स्कूल अथॉरिटीज़ में किसी ने भी, स्विमिंग कोच ने मना कर दिया कि वो अंदर नहीं जाएगा बच्चे को बचाने, उनके सभी स्टाफ ने मना कर दिया, टीचर्स एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट ऑन लुकर्स। इस रिपोर्ट के बाद दिव्यांश के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। जो भी वहां पे इलेक्ट्रिशियन या गार्डनर जो भी है उन सब को अच्छे से उनसे जांच की जाए, उनके रिमांड ली जाए, जबकि इन्होंने उनको अरेस्ट किया और जमानत दे दी।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी दिव्यांश की मौत के पीछे साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया है। पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको मुझे लग रहा है इग्नोर किया जा रहा है। ये सब कुछ बड़ी दुर्घटना की तरफ, किसी बड़े अपराध की तरफ इंडिकेट कर रही है रिपोर्ट। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो मामले की तह तक जाएगी। जितने भी डीप इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं दैट वी आर डूइंग एंड वी विल नॉट लीव एनी एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन अनटर्न्ड। वी विल इन्वेस्टिगेट ऑल द एंगल्स एंड स्टिल द पोस्टमार्टम रिपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर इज अवेटेड। 30 जनवरी को 6 साल के दिव्यांश की मौत टैंक में डूबने से हो गई थी। स्कूलों में बच्चों को सुरक्षा देना प्रशासन की अहम जिम्मेदारी होती है। दिव्यांश के मामले में जिस तरह से प्रशासन भागता नजर आ रहा है, ऐसे में उसके माता पिता के आरोप गलत नहीं लग रहे और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अभी मामले में और खुलासे होने बाकी हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 12वां दिन है। कल दिल्ली सरकार से 1000 करोड़ रुपए और आश्वासन मिलने के बाद एमसीडी के डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और इंजीनियर समेत उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के शिक्षकों ने हड़ताल वापस ले ली थी। वहीं हड़ताली सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग 5000 करोड़ की है, इसके बिना हड़ताल खत्म नहीं होगी। शनिवार को सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली में कई जगह चक्का जाम किया और परिवहन मंत्री गोपाल राय के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। बेंगलुरु में तंजानिया की एक युवती के साथ बदसलूकी के मामले में एसीपी एएन पिसे को निलंबित कर दिया गया है। पिसे पर काम में कोताही बरतने का आरोप है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अब तक 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। 4 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। बदसलूकी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी बीच अफ्रीकी छात्रों ने शनिवार को बेंगलुरु में प्रदर्शन किया और तंजानिया की छात्रा के लिए न्याय की मांग की। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित बस्तर इलाके में पिछले 2 दिन में 65 माओवादियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इसमें से कई बड़ी नक्सल वारदातों में शामिल रहे हैं। इन सभी को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मदद दी जाएगी। राज्य में पिछले 4 महीने में 500 से ज्यादा माओवादी और उनके सहयोगी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कोंडागांव में भी 10 से लेकर 12 तक माओवादी एवं उनके समर्थक आत्मसमर्पण किए हैं। दंडकारण्य में मुख्य एक ट्राइबल का गढ़ मानने वाला चिंता गुफा में लगभग 43 से लेकर 45 माओवादी सहयोगियों को हमने मुख्य धारा में जुड़वाया। पंजाब में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। पिछले 4 दिन में 7 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 165 लोगों से मिले सैंपल में 50 में से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज्यादा मामले भटिंडा, फिरोजपुर, लुधियाना और फरीदकोट में सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में जरूरी दवाएं और सुविधाएं होने का दावा किया है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। सभी अस्पतालों को इलाज के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में 4 लोगों की H1N1 वायरस से मौत हो गई है और 13 से ज्यादा लोग बीमारी से पीड़ित हैं। और मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद रेलवे ने कोहरे की वजह से रद्द की गई सभी ट्रेनों को अगले हफ्ते से बहाल करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 8 फरवरी से पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस सेवाओं सहित सभी 258 ट्रेनों को 1 सप्ताह के भीतर धीरे धीरे बहाल कर दिया जाएगा। पहले 29 फरवरी तक सभी ट्रेनों की कुल 129 जोड़ियों को रद्द करने की घोषणा की गई थी। सोमवार से इन्हें धीरे धीरे बहाल किया जाएगा और 13 फरवरी तक बहाली का काम पूरा हो जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विशाखापत्तनम में चल रहे फ्लीट रिव्यू में आज अंतर्राष्ट्रीय सिटी परेड के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की ताकत के गवाह बने। राष्ट्रपति ने विभिन्न देशों की नौसेनाओं के आपसी सहयोग और शांति स्थिरता के लिए बेहद अहम करार दिया। बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम समुद्र तट पर शनिवार को भारतीय नौसेना समेत दुनिया के कई देशों के जंगी जहाजों
और युद्धपोतों की विहंगम परेड का नजारा देखने को मिला। साल 2016 के लिए आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा के मौके पर तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मौजूद थे। INS सुमित्रा पर सवार राष्ट्रपति को नौसेना ने खास अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2016, while showcasing the prowess of the Indian Navy, has brought together navies from across the globe here on Indian shores, signifying our common desire to use the seas to promote peace. 8 फरवरी तक चलने वाले इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का शनिवार को तीसरा दिन था। इस बार इसमें दुनिया भर से 52 देशों की नौसेनाएं और 70 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत के 46 और दूसरे देशों के 24 युद्धपोत शामिल हैं। इन बेड़ों से उड़ान भरते जहाजों ने भी समुद्री सुरक्षा पर सभी को भरोसा दिलाने की कोशिश की। Present day maritime domain requires navies across the world to refocus their efforts to counter the rising tide of non-traditional maritime challenges in the brown, green and blue waters across all oceans. सशस्त्र बलों के प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अपने पूरे कार्यकाल में एक बार नौसेना के बेड़े की समीक्षा करते हैं। इसका मकसद देश को नौसेना की तैयारियों, उच्च मनोबल और अनुशासन के बारे में भरोसा दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा बारी बारी से सदस्य देशों में आयोजित होती है। इससे पहले जनवरी 2001 में इसका आयोजन मुंबई के पास हुआ था, जिसमें 29 देशों ने हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बायोटेक्नोलॉजी के विस्तार पर चल रहे ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी सम्मेलन का कल समापन हो गया। दिल्ली में हुई समिट में देश विदेश की तमाम मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा हुई। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के 30 साल पूरे होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई खोजों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में इस क्षेत्र के विस्तार की संभावनाओं पर भी कई सुझाव आए। हमारे एक 215 से 220 का एक बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, वो हमारे वेबसाइट में है। उसमें हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज से लेके, इंस्टीट्यूशन से लेके, इंडस्ट्री, हेल्थ और एग्रीकल्चर सबको लेके हमारा एक प्लान है। तो वो प्लान, उसको लेके हम आगे चलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी विभाग चिकित्सा और खेती में नई तकनीकों पर शोध करता है। समिट में स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए बायोटेक्नोलॉजी के भविष्य पर बातचीत हुई। सम्मेलन के अंतिम सत्र में मशहूर इतिहासकार रामचंद्र भी शामिल हुए। We must to safeguard and enhance our future prospects, our robustness as a society, a nation, a civilization, a democracy. We must make the idea of public service attractive and appealing once more. सम्मेलन में 1500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मशहूर वैज्ञानिक, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और छात्रों समेत विदेश से आए लोग शामिल थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत ने श्रीलंका में सूचना तकनीक पार्क बनाने की इच्छा जताई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात के बाद ये प्रस्ताव रखा। दोनों नेताओं ने श्रीलंका में चल रही कई भारतीय परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को कोलंबो में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत श्रीलंका रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सिरिसेना ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विदेश मंत्री को जानकारी दी। सुषमा स्वराज ने राइज ऑफ डिजिटल इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में निवेश की इच्छा जताई। India has made significant progress in the information technology sector and I conveyed our readiness to assist Sri Lanka in this sector. For example, we are ready to set up an information technology park in Sri Lanka that could attract investments in this important sector. विदेश मंत्री ने श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा से भी मुलाकात की। उनकी मुलाकात श्रीलंकन मुस्लिम कांग्रेस के नेताओं से भी हुई। तमिल नेशनल अलायंस का प्रतिनिधिमंडल भी विदेश मंत्री से मिला और तमिल मुद्दे के समाधान पर बात की। The foreign minister has assured us that India will continue to remain committed to the just resolution
of the problems of the Tamil-speaking people in Sri Lanka. India's efforts will be a continuing process to bring about a reasonable solution. सुषमा स्वराज शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंची थी। कोलंबो में शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 9वीं भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग बैठक की अगुवाई की। दोनों देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहमति पत्र पर दस्तखत भी किए थे और मछुआरों के मुद्दों का हल निकालने की प्रतिबद्धता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर कोरिया ने आज लंबी दूरी के रॉकेट का प्रक्षेपण किया। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए प्रक्षेपण किया। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि रॉकेट प्रक्षेपण सफल रहा है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज आपात बैठक बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में उत्तर कोरिया पर किसी भी तरह के परमाणु हथियार या बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर पाबंदी लगाई गई है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है। इससे पहले 6 जनवरी को परमाणु परीक्षण के बाद भी उत्तर कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई थी। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच वार्ता की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस मुद्दे पर इस्लामाबाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत में इस पर सहमति बनी। बयान जारी करके कहा गया है कि अफगान सरकार के प्रतिनिधियों और तालिबान समूहों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत के लिए तारीख तय करने को सभी देश राजी हुए हैं। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच फरवरी के आखिर तक वार्ता हो जाएगी। चारों ही देशों के प्रतिनिधियों ने सभी तालिबानी संगठनों से इस वार्ता में शामिल होने की अपील की है। अब तक हुई वार्ता में तालिबान शामिल नहीं हुआ। चारों देश के प्रतिनिधि 23 फरवरी से को काबुल में चौथे दौर की बातचीत करेंगे। ये शांति वार्ता अफगानिस्तान में करीब 15 साल से जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिश का एक हिस्सा है। लेकिन तालिबान का कहना है कि वो अफगान सरकार के साथ प्रत्यक्ष वार्ता से पहले अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करना चाहता है। और ताइवान में शनिवार सुबह आए भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। बचाव कर्मी मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान ताइवान तैनान शहर को पहुंचा है। यहां एक 17 मंजिला इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। दूसरी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। कल आए 6.4 तीव्रता के भूकंप से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। 目前这个阶段呢，第一个是救助，第二个是安置啊。救助阶段现在现场。और जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग का आज अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे लोधी रोड के शमशान घाट पर किया जाएगा। कल उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। अपने कार्टूनों के जरिए देश की राजनीति पर व्यंग करने वाले मशहूर कार्टूनिस्ट सुधीर तैलंग ने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में शनिवार को आखिरी सांस ली। 55 साल के तैलंग काफी अरसे से कैंसर से जूझ रहे थे। जितने भी कार्टूनिस्ट हैं उनके लिए तो बड़ा एक दुखद समाचार है और दूसरों को बहुत नए कार्टूनिस्टों को तो प्रेरणा बहुत देते ही थे वो लोग। उनके निधन पर कई राजनीतिक हस्तियों ने दुख जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके बेबाक अंदाज की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी तैलंग के निधन पर शोक जाहिर किया है। सुधीर तैलंग का जन्म राजस्थान के बीकानेर में 1960 को हुआ था। तैलंग ने अपने करियर की शुरुआत इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के साथ मुंबई में 1982 में की थी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और एशियन एज के साथ भी काम किया। कार्टून के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए तैलंग को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में उन्होंने नो प्राइम मिनिस्टर नाम से कार्टून्स की एक किताब लॉन्च की थी जो काफी लोकप्रिय हुई थी। खबरें खेल जगत की। भारत ने दक्षिण एशियाई खेलों के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती, तैराकी और भारोत्तोलन में अपना दबदबा दिखाया। भारत पहले दिन 14 स्वर्ण और 5 रजत सहित कुल 19 पदक जीतकर पहले स्थान पर चल रहा है, जबकि श्रीलंका सिर्फ 4 स्वर्ण,
10 रजत और 7 कांस्य के साथ 21 पदक जीतकर दूसरे नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य के साथ तीसरे पायदान पर है। भारत ने पहले दिन कुश्ती में 5 स्वर्ण पदक जीते, जबकि तैराकों ने 4 स्वर्ण और 3 रजत पर कब्जा जमाया। वहीं साइकिलिंग में 2 स्वर्ण और इतने ही रजत के साथ भारत ने खाता खोला। तो भारोत्तोलकों ने भी 3 स्वर्ण पदक मेजबान देश की झोली में डाले। बांग्लादेश के फतुल्ला में खेले गए अंडर 19 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत ने नामीबिया को 197 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत की बदौलत भारतीय टीम अब खिताब से सिर्फ 2 कदम दूर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 349 रन बनाए। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाया और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। जीत के लिए 350 रन के जवाब में नामीबिया की टीम 39 ओवर में 152 रन ही बना सकी। मयंक डागर ने 3 विकेट लिए। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। पारादीप तेल रिफाइनरी में आज से शुरू होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री करेंगे देश को समर्पित। 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार। गुजरात में जमीन आवंटन पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। कहा, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सभी आवंटन की हो एसआईटी जांच। मुख्यमंत्री की बेटी ने कहा, कंपनी से रिश्ता नहीं। पंजाब और हरियाणा में स्वाइन फ्लू का कहर। 4 दिन में 11 मौतें। अब तक 28 लोग गंवा चुके हैं जान। अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी के बावजूद उत्तर कोरिया ने किया रॉकेट का प्रक्षेपण। अमेरिका ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक आज। और दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का दबदबा। 14 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर। 4 स्वर्ण के साथ दूसरे नंबर पर श्रीलंका। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए गुफ्तगू।